एक बार की बात है। सितारपुर नाम के राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था शौर्य सिंह। वह राज्य हर प्रकार की संपत्ति से संपन्न था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा शौर्य सिंह भी अपनी प्रजा का सामान्यतः पालन तो करता था, परंतु वह अपने खान पान, पहनने ओढ़ने और व्यसनों में अधिक मस्त रहता था। उसके राज्य में मंत्री भी अपनी मनमानी करते और आराम से अपने दिन बिता रहे थे। आए दिन राज्य में संगीत, कला और मेलों का आयोजन होता रहता था, जिनमें राज्य के कारीगर और आम व्यक्ति अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे और अपने द्वारा बनाई गई चीजों को बेचने के लिए आते थे। इसी क्रम में इस पूर्णमासी भी राजा के सितारपुर में एक हस्तशिल्प मेला लगने वाला था, जिसमें केवल सितारपुर के ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के कारीगर भी अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे। राजा शौर्य सिंह का भी मन हुआ कि वह भी तरह तरह की अद्भुत चीजों को देखने के लिए मेले में जाए। सो इसी के लिए सारी तैयारियां शुरू हो गईं और राजा के मेले में जाने की सारी व्यवस्था कर दी गई। राजा के साथ बहुत सारे सैनिक, घोड़े, हाथी और सवार मेला देखने के लिए उनके साथ चल दिए। घूमते घूमते राजा को एक आवाज सुनाई दी। जादुई पलंग ले लो, जादुई पलंग ले लो, केवल 100 स्वर्ण मुद्राओं में जादुई पलंग ले लो। आवाज सुनकर राजा का ध्यान उस ओर चला गया। राजा ने देखा कि वह एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला पलंग था और उसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक थीं। जब राजा के सैनिकों ने उस कारीगर के पास जाकर पूछा कि इस पलंग में ऐसी क्या खास बात है कि इसका मूल्य इतना अधिक है। इस तरीके का साधारण सा दिखने वाला पलंग तो यहाँ पर 25 या 30 स्वर्ण मुद्राओं में ही मिल रहा है। इस पर वह कारीगर बोला, अरे जनाब, यह कोई मामूली पलंग नहीं है, यह एक जादुई पलंग है। इस पर सैनिकों ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या करता है तुम्हारा जादुई पलंग? तब कारीगर ने कहा कि यह बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अगर राजा इसे खरीदेंगे तो उन्हें 10 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि मेरे जादुई पलंग में क्या जादू है। इस पर सैनिक बोला, और यदि राजा को कोई जादू नजर नहीं आया तो कारीगर ने कहा, तो जो राजा उचित समझे वो सजा मुझे दे सकते हैं, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। सैनिकों ने कहा, अरे जाओ जाओ, ये अपनी बातें किसी और के सामने बनाना। ये सारी बातें राजा सुन रहा था। उसके मन में बहुत कौतूहल होने लगा। उसने सैनिकों को बुलाकर कहा कि हम ये पलंग खरीदना चाहते हैं। सैनिकों ने शुरुआत में तो थोड़ी सी आनाकानी की, लेकिन राजा के आदेश के सामने भला उनकी क्या चलती। तो वह पलंग खरीद लिया गया और कारीगर को उसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं इस शर्त पर दे दी गईं कि यदि राजा इससे संतुष्ट नहीं हुए तो उसे मृत्युदंड तक भी दिया जा सकता है। इस पर कारीगर ने अपनी हामी भर दी। पलंग को महल में लाकर राजा के शयन कक्ष में रख दिया गया। राजा ने निश्चय किया कि आज से वह अपने मुलायम और गद्देदार बिस्तर को छोड़कर इसी जादुई पलंग पर ही सोएगा और देखेगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्या जादू है। इसी सोच विचार करके राजा उस पर लेट गया, लेकिन अभी उसकी नींद बहुत गहरी नहीं हुई थी कि उसे कुछ हलचल सुनाई दी और कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसको राजा कान लगाकर सुनने लगा। राजा ने सुना कि उस पलंग के 4 पांवों में से एक पाया निकलकर बाकी के 3 पायों से कुछ कह रहा था। वह पाया बोला, अरे भाई, मैं जरा घूम कर आता हूँ, मेरे हिस्से का भार जरा तुम लोग संभाल लेना। इस पर बाकी 3 पायों ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जाओ, हम सब संभाल लेंगे। और ऐसा कहकर वह एक पाया महल के बाहर चला गया। ऐसा दृश्य देखकर राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह के 5 बज गए। तब राजा ने देखा कि वह पाया जो रात भर महल के बाहर घूम रहा था वह वापस आ गया और अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अन्य पायों ने पूछा, अरे भाई, तुम घूमने गए थे तो तुमने क्या देखा? तो वह पाया बोला, अरे भाई, कुछ मत पूछो, इस राज्य में तो अंधेर मचा हुआ है और इस राजा को कुछ पता ही नहीं है। दूसरे पाए एकदम हक्के बक्के रह गए और पूछने लगे, अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे, इस राजा के मंत्री बहुत भ्रष्ट हैं। राजा का कोई अंकुश न होने के कारण वे गरीब जनता को सता रहे हैं। मनचाहा कर वसूल करते हैं। उनकी फसल का ज्यादातर भाग खुद ले लेते हैं।
और जनता को इतना डरा कर रखा हुआ है कि वह अपनी बात राजा तक पहुंचा ही नहीं पाती। और अब वे सब लोग मिलकर राजा के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। पता नहीं अब इस राज्य का क्या होगा। इस पर दूसरे पाये बोले, अरे भाई, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए कोई तरीका भी तो होगा। इस पर वह पाया बोला, हाँ, है क्यों नहीं। यदि राजा स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें सुलझाने का प्रयास करे तो इससे उसके मंत्रियों पर थोड़ा अंकुश लगेगा और वे जनता को सताना बंद कर देंगे। तो पहले पाये बोले, लेकिन अब तक वे मंत्री जो उस भोली भाली जनता से माल लूट चुके हैं, उसके लिए मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत भी तो होना चाहिए जिससे कि राजा उन्हें दंडित कर सके। तो वह पाया जो घूमने गया था वह बोला, हाँ, सबूत तो है। मंत्रियों ने सारा धन जो भी भोली भाली जनता से लूटा है उसे बाहर के जंगल में 2 पीपल के पेड़ों के बीच में दबाकर रखा है। अगर राजा जागरूक होकर वहां जाए तो उसे वह धन वहां मिल जाएगा और मंत्रियों को सजा दे पाएगा। राजा यह सब बातें सुन रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह ऐसा नहीं होने देगा और अगले ही दिन उसने आम जनता की अदालत लगाने का फैसला किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति उससे सीधा संपर्क कर सकता था और अपनी समस्याओं को बता सकता था। उस अदालत का बहुत फायदा हुआ। अब भोली भाली जनता राजा के पास आकर अपनी सभी समस्याओं को बताने लगी और उन्होंने मंत्रियों के खिलाफ कर वसूलने की बात और अनुचित लूट मार करने की बात भी बता डाली। जब राजा ने सख्ती के साथ मंत्रियों से इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने वह जनता द्वारा इकट्ठा किया गया सारा धन वापस लाकर राजा को दे दिया और जिससे जनता को वह वापस कर दिया गया और राज्य के सभी लोग राजा की जय जयकार करते हुए वापस चले गए। इस रात राजा फिर से उसी पलंग पर सोया। लेकिन जैसे ही रात थोड़ी गहरी होने लगी तब दूसरे पाये ने कहा, भाई, कल तुम घूम कर आए थे ना, आज मेरी बारी है। मैं जाऊंगा और राज्य में घूम कर आऊंगा। इस पर बाकी के तीनों पायों ने उसमें हामी भर दी और बोले, ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारा बाहर सहन कर लेंगे। और पहले पाये की तरह वह पाया भी रात को घूमने चल दिया और सुबह 5 बजे के करीब वह पाया वापस आया तो वह भी बुरी तरह हाँफ रहा था। तो अन्य पायों ने उससे पूछा, भाई, तुमने इस राज्य में क्या देखा? तो उसने कहा, अरे भाई, कुछ मत पूछो, यहाँ तो वास्तव में ही अंधेर मचा हुआ है। तो अन्य पायों ने पूछा, अरे अरे, बताओ तो, तुमने क्या देखा? उनकी इन बातों से राजा का कौतूहल और बढ़ गया और वह कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। तो इस पर वह पाया बोला, अरे, इस राजा को तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ हर अमावस के दिन एक बड़ा राक्षस आता है और जो कि गांव के एक व्यक्ति को अपना भोजन बनाता है और उसे मारकर खा जाता है। इस बात से पूरे राज्य में त्राही त्राही मची हुई है और राजा आराम से अपने महल में गीत संगीत का आनंद लेता रहता है। अब कल फिर से अमावस है, इसलिए जिस घर से उस आदमी को वह राक्षस उठाकर ले जाएगा वहां मातम पसरा हुआ है। अन्य पायों ने पूछा, अच्छा, कल कौन से घर की बारी है? इस पर उस पाये ने कहा, अरे, कल वो कालिया हलवाई है ना, उसके पुत्र को ले जाने वाला है राक्षस। पर हम क्या कर सकते हैं, जब राजा को ही इन सब बातों की ना तो खबर है और ना कोई चिंता। राजा यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने निश्चय किया कि कल वह खुद उस कालिया हलवाई के घर जाएगा और राक्षस का सामना करेगा। राजा ने सुबह होते ही पूरी व्यवस्था कर दी थी, अपने सैनिकों को चारों तरफ लगाकर, उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार देकर, जिससे कि जब भी राक्षस आएगा तो उस पर हमला बोल दिया जाए और उसको मार दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। अचानक हुए हमले से वह राक्षस एकदम घबरा गया और ऐसे भारी आक्रमण से वह थोड़ी ही देर में धराशायी हो गया और वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। अब राजा को उस पलंग के लिए चुकाई गई 100 स्वर्ण मुद्राएं भारी नहीं पड़ रही थी और उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। अगली रात वह फिर उस पलंग पर सो गया और फिर वही क्रम शुरू हो गया। इस रात तीसरे पाये की बारी थी। वह निकला और उसी तरीके से अन्य पायों ने उसके बाहर को सहन करने की सहमति दे दी और ठीक उसी प्रकार जैसे पहले पाए गए थे, सुबह होते ही वह पाया भी वापस आ गया। अन्य पायों ने उससे पूछा कि भाई, तुमने क्या देखा? तो वह भी उसी तरीके से दुखी मन से बोला, अरे भाई, एक राजा को अपने राज्य के प्रति
इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसने तो वास्तव में आंखें बंद कर रखी हैं। तो अन्य पायों ने पूछा, अरे ऐसा तुमने क्या देख लिया जो ऐसा बोल रहे हो? तो उस पाय ने बताया कि राजा की सबसे बड़ी रानी प्रधानमंत्री के साथ कल सुबह ही राजा को एक पेय पदार्थ में जहर देकर मारने की योजना बना रहे हैं। राजा यह सब सुनकर एकदम अचंभित हो गया और उसने अगले दिन पूर्णतः सावधान रहने का फैसला किया। और वही हुआ जिसका राजा को डर था। सबसे बड़ी रानी सुबह होते ही उसके लिए एक शरबत लेकर आई और प्रेम पूर्वक पीने के लिए आग्रह करने लगी। राजा ने चतुराई से उसमें से पहले कुछ शरबत रानी से पीने का आग्रह किया। तो प्रारंभ में रानी मना करती रही, लेकिन जब राजा ने बहुत आग्रह किया तो किसी तरीके का शक ना हो इसलिए उसे उस शरबत में से थोड़ा सा शरबत पीना पड़ा। उसमें जहर इतना तेज था कि कुछ घूंट पीते ही रानी ने वहीं पर देह त्याग दी। और जब राजा ने सख्ती से शरबत बनाने वाले रसोइये से उसके बारे में पूछा तो उस रसोइये ने बताया कि उसने रानी और प्रधानमंत्री के कहने पर वह बनाया था। इतना सुनना था कि राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब अगली रात के लिए राजा बहुत उत्सुक था। उसे बहुत दुख भी हो रहा था कि वह कितनी लापरवाही के साथ अपने राज्य का पालन कर रहा था। केवल हंसी मजाक और मनोरंजन के साधनों में फंसकर उसने अपने कर्तव्यों को किस कदर भुला रखा था। अब फिर से वही क्रम चलने लगा। इस बार चौथे और अंतिम पाये की बारी आई और वह घूमने के लिए निकल गया और सुबह होते होते तक वह भी वापस आ गया। तो अन्य पायों ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या खबर लाए हो? तो वह पाया बोला, राज्य के अंदर की व्यवस्था तो अब बहुत कुछ ठीक हो चुकी है, लेकिन अब बाहरी आक्रमण की बारी है। राजा का पड़ोसी राज्य जो अपने आप को राजा का मित्र और हितैषी बताता है, अंदर ही अंदर राजा के राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है और वह अगले 2 दिनों में ही राजा पर आक्रमण कर देगा, जिसके लिए राजा ने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। इतना सुनकर राजा ने उस पलंग बनाने वाले कारीगर को मन ही मन धन्यवाद दिया और सुबह होते ही अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और युद्ध की सारी तैयारियां शुरू कर दी, जिसका उसके पड़ोसी राज्य को बिल्कुल भी पता नहीं था। पड़ोसी राज्य के हमला करने से पहले ही राजा शौर्य सिंह ने उस पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया और उसकी सारी चालों को विफल कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण दूसरे राज्य का राजा संभल नहीं पाया और मैदान छोड़कर भाग गया। अगले ही दिन राजा ने उस कारीगर को बुलाया और पूरे दरबार में उसका सम्मान किया और उसे अपना राज कारीगर घोषित कर दिया और महल में ही रहने के लिए जगह दी।